प्रिय विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज के इस व्याख्यान में हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर प्राचीन भारत का इतिहास में मगध के उदय के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में चर्चा की थी। आज उसी संबंध में हम नंद वंश का उदय और उसके महत्व तथा मगध को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में नंदों के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, की हत्या के पश्चात मगध के सिंहासन पर नंद साम्राज्य की स्थापना हुई, जो अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। पहली बार हम देखते हैं मगध साम्राज्य की सीमाएं गंगा घाटी को पार कर सिंधु नदी की घाटी में व्यास नदी तक फैल जाती है। देश के कई छोटे छोटे राज्य मगध साम्राज्य की साम्राज्यवादिता का शिकार होते हैं और एक एक कर उसी में विलीन हो जाते हैं, और इस प्रकार एक छत्र सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना का सिलसिला प्राचीन भारत के इतिहास में शुरू होता है। इस नंद वंश का संस्थापक महापद्म नामक व्यक्ति था। वह निम्न वंशीय था। जैन अनुश्रुति के अनुसार वह एक नाई का पुत्र था, और यूनानी लेखक कर्टियस भी इसी ओर इशारा करते हैं कि अग्रमीज का पिता एक नाई था, जो अपने राजा के अपने रूप के कारण राजा और रानी का प्रेमी हो गया था, और उसने रानी की सहायता से राजा की हत्या कर दी थी। बौद्ध ग्रंथों में भी उसे साधारण वंश का बताया गया है। केवल मुद्रा राक्षस और चाणक्य कथा नामक ग्रंथों में नंदों को क्षत्रिय बताया गया है। परंतु नंदों के बारे में विद्वानों को इन प्रवर्ती राज्यों का मत मान्य नहीं है। भागवत पुराण की एक टीका में लिखा है कि प्रथम नंदराज के पास 10 पदम सेना अथवा इतनी संपत्ति थी। इसी कारण उसका नाम महापद्म पड़ा। उग्रसेन शब्द भी उसकी विशाल सेना को स्पष्ट करता है। महापद्म एक विजेता भी था। उसने मगध साम्राज्य के विस्तार का कार्य पूरा किया। विष्णु पुराण में उसे महत्वाकांक्षी, शक्तिशाली और परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला बताया गया है। वस्तुतः महापद्म उत्तरी भारत का प्रथम ऐतिहासिक सार्वभौमिक राजा था, जिसने अपनी सैनिक प्रतिभा और नीति निपुणता से राजनीतिक एकता का एक आदर्श प्राप्त किया। इस आदर्श की स्थापना उसने अपनी विशाल सेना के सहारे ही की। साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार उसकी सेना में 2 लाख पैदल, 20,000 अश्वारोही, 2,000 रथ और 3,000 हाथी उसकी सेना में थे। उसकी विशाल सेना की जानकारी मिलने के बाद विश्व विजेता सिकंदर की सेना ने भी व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। और हमें ये तथ्य मैगस्थनीज के हवाले से मिलता है कि जब नंदों की सेनाओं के बारे में यूनानियों को जानकारी प्राप्त हुई
और मैगस्थनीज लिखता है कि जब मगध की सेनाएं धरती पर चलती है तो धरती उसके हाथियों की पैरों की चाल से कंप कंपाने लगती है। इस प्रकार का विवरण ये बताने के लिए पर्याप्त है कि नंद अत्यधिक शक्तिशाली थे और एक विशाल सेना के स्वामी थे। और विशाल सेना अपने आप में यह भी साबित करती है कि उन राज्य की आय भी पर्याप्त रही होगी, जिसकी बदौलत वे विशाल सेना का निर्माण कर पाए थे। पुराणों के अनुसार महापद्म ने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल और सूरसेन आदि क्षत्रिय राजवंशों का उन्मूलन कर दिया था। इसमें काशी और मैथिल तो उसके पूर्ववर्ती मगध राजाओं ने जीत लिए थे, शेष राज्यों को महापद्म ने ही जीता। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन और कलयुग राज वृत्तांत में महापद्म नंद की अनेक सफलताओं का वृत्तांत मिलता है। कथा सरित सागर से जानकारी प्राप्त होती है कि अयोध्या में नंद राज का शिविर लगा, जिससे विदित होता है कि महापद्म के समय में कौशल मगध का अंग बन गया था। इसी प्रकार खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख द्वारा नंदराज द्वारा कलिंग विजय पर प्रकाश पड़ता है। यूनानी लेखकों के कथन से भी जानकारी होती है कि व्यास नदी के पाटलिपुत्र तक का क्षेत्र नंदों के अधिकार में था। डॉक्टर राय चौधरी का भी ये कहना है कि दक्षिण भारत के महाजनपद अस्मक और उसके आसपास की भूमि पर महापद्म ने अधिकार कर लिया था। गोदावरी के तट पर नवनंद देहरा नामक नगर भी नंदों की सत्ता की ओर इशारा करता है। जैन ग्रंथ स्थिरावली चरित्र के अनुसार नंदों के एक मंत्री कल्पक ने अपनी बुद्धि और नीति के द्वारा मगध साम्राज्य को समुद्र पर्यंत फैला दिया था। उपयुक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में महापद्म नंद एक राट था। मत्स्य पुराण के अनुसार महापद्म ने 88 वर्ष तक शासन किया, परंतु संभवतः यह भूल से लिख दिया गया है। अष्टासिद्धि के स्थान पर अष्टविंशति 28 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि वायु पुराण में प्रथम नंद राजा का शासन 28 वर्ष का माना गया है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी नंदों का शासनकाल 22 वर्ष ही माना गया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ नंदों के कुल 29 वर्ष के राज्य की जानकारी प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार महापद्म के बाद उसके 8 पुत्रों ने 32 वर्ष तक राज्य किया। इस प्रकार नंदों की शासन अवधि की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। अधिकांश प्रमाणों के आधार पर नंद वंश में 9 राजा हुए। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार 9 राजा, 9 नंदा, 9 भाई, 9 भातारी थे, परंतु पुराणों के अनुसार ये 9 नंद पिता पुत्र की परंपरा में थे। विष्णु पुराण से जानकारी होती है कि महापद्म नंद और उसके 8 पुत्र तस्य, अपेष्टो, सुमाल्य आदि रहे। मुद्रा राक्षस के टीकेकार ढूंढीराज ने सर्वार्थ सिद्धि नामक एक अन्य नंद राजा का भी उल्लेख किया है, परंतु उस राजा की ऐतिहासिकता प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं हुई है। यूनानी लेखकों के विवरण से भी नंदों की 2 पीढ़ियों का ही उल्लेख मिलता है। इस प्रकार बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार अंतिम नंदराज का नाम धनानंद था और यही अंतिम सम्राट था। उसका नाम उसकी अतुल धन संपदा का द्योतक है। इसी अंतिम नंद सम्राट को, जो सिकंदर का समकालीन था, यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। महावंश और उसकी टीका के अनुसार अंतिम नंद सम्राट का अंत महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 140 वर्ष बाद हुआ, अर्थात 326 अथवा 300
25 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार 312 ईसा पूर्व तक नंदों का शासन कायम रहा था। नंदों की पीढ़ियों के बारे में काफ़ी मतभेद मिलता है, परंतु नंदों के विनाश के बारे में प्राय सभी प्रमाण एक मत है। उनके पतन का मुख्य कारण वह राज्य क्रांति ही थी जिसका नेतृत्व चाणक्य और चंद्रगुप्त ने किया था। वस्तुतः यह एक विडंबना ही कही जा सकती है कि उत्तरी भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने और मगध साम्राज्य को उन्नति की ओर ले जाने वाले नंदों के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। इसका मुख्य कारण शायद नंद वंश का शूद्र और साधारण वंशी होना हो सकता है। इस प्रकार हम ये आसानी से मान सकते हैं कि बिंबिसार के समय से मगध का जो उदय शुरू हुआ वह बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग, कालाशोक और उसके बाद नंदों तक आते आते मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया था। गंगा घाटी से निकलकर व्यास नदी तक के क्षेत्र पर अधिकार के बारे में हमें नंदों से पूर्ववर्ती राजाओं हर्यक और शिशुनाग इत्यादि के शासनकाल में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इससे भी स्पष्ट होता है कि शायद गंगा घाटी से लेकर व्यास नदी तक मगध के साम्राज्य को फैलाने में अग्रमीज के पिता का ही बड़ा योगदान रहा था और नंदों ने ही इस कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचाया था। यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि अब मगध संपूर्ण भारत को लगभग एक राजनीतिक सूत्र के रूप में बांध चुके थे और जिस समय सिकंदर की सेनाएं व्यास नदी के किनारे पर खड़ी थी और मगध पर आक्रमण करने के बारे में सोच रही थी, उस समय सिकंदर की सेनाएं यद्यपि बहुत थक चुकी थी और वे किसी भी तरह वापस अपने वतन को लौटने की इच्छुक थी। जब मगध के सैनिकों ने व्यास नदी के किनारे जब मगध की शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की तो ऐसे विवरण यूनानी लेखकों ने दिए हैं जिसमें ये स्पष्ट होता है कि मगध एक अत्यंत पर्याप्त शक्तिशाली राज्य था। जैसा कि मैगस्थनीज भी कहता है कि जब मगध की सेनाएं चलती है तो धरती कांपने लगती है। उससे स्पष्ट होता है कि इस विशाल सेना का जो निर्माण हुआ उसमें नंदों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और साथ ही साथ इतनी विशाल सेना यह भी सिद्ध करती है कि उनके पास अकूत शक्ति भी रही होगी और अकूत धन संपदा के साथ साथ हम ये जानते हैं कि मगध की शक्ति के उदय में मगध के दक्षिण में स्थित मगध की दक्षिण में स्थित लोहे की खानों ने पर्याप्त भूमिका निभाई थी, क्योंकि लोहे की खदानें मिलने के बाद जो अस्त्र शस्त्र बने उसने मगध की उन्नति में दोहरा रोल निभाया। पहला, क्योंकि गंगा घाटी बहुत उपजाऊ क्षेत्र थी और जो नई धातु लोहा प्राप्त हुआ उससे जो कृषि उपकरण बने वो पहले के तांबे के कृषि उपकरणों की अपेक्षा अधिक मजबूत थे और वो अधिक गहरे तक धरती की जुताई कर सकते थे। इस प्रकार के नए उपकरणों ने एक तरफ जहाँ कृषि को बढ़ावा दिया, कृषि का उत्पादन बढ़ाया और कृषि के उत्पादन बढ़ने की वजह से मगध की जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई, उनमें सुख सुविधा भी बढ़ी और
संसाधन भी मगध के बढ़ते चले गए। इसी प्रकार उस लौह खनिज ने मगध के शस्त्र, अस्त्र और आयुधों को भी बदल दिया। पहले के उपकरणों की अपेक्षा अब जो अस्त्र, शस्त्र, कवच, शिरस्त्राण और अन्य योधिक अस्त्र जो बने, वो लोहे के बने, जो पहले के अस्त्रों की अपेक्षा अधिक घातक थे। जैसा कि हम जानते हैं कि लोहा अपनी कुछ स्पष्ट विशेषताएं रखता है, जो कि जब लोहा शरीर में लगता है तो वो सेप्टिक करता है, और सेप्टिक आगे चलकर घातक संक्रमण का मुख्य कारक बनता है। उसकी वजह से लोहे के अस्त्र जो थे अब वो अधिक प्रभावी सिद्ध हुए, और चूंकि केवल मगध में ही लौह खनिज का उत्पादन था, अतः मगध के सैनिकों के पास ऐसे योधिक अस्त्रों की बहुतायत हो गई, जिसने मगध की सेनाओं की मारक क्षमता को और अधिक बढ़ा दिया। साथ ही साथ लोहे के जो कवच बने, उन कवचों ने अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों से मगध के सैनिकों की मोर्टालिटी रेट जो थी उसको भी कम कर दिया, क्योंकि लोहे के बने हुए कवच और शस्त्राण अधिक मजबूत थे, जो दूसरी धातुओं के बने हुए अस्त्रों से छेदे जाने संभव नहीं थे। इससे मगध की सेनाओं की मारक क्षमता में वृद्धि हुई, जिसने धीरे धीरे मगध को अजेय बना दिया। साथ ही साथ गंगा घाटी से होने वाले व्यापार ने मगध के व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाया, जिससे उसे अतिरिक्त धनराशि करों के रूप में प्राप्त हुई। उसने भी मगध की शक्ति को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। धन संपन्नता और व्यापार वाणिज्य के उत्थान से धीरे धीरे मगध आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, जिससे मगध के राजाओं के पास अतिरिक्त धन और अतिरिक्त शक्ति संचित होनी शुरू हुई, जो मगध के उत्थान का प्रमुख कारण बने। इसी प्रकार मगध के दक्षिण में स्थित घने जंगलों में हाथियों की बहुतायत थी। उसकी वजह से मगध के राजाओं को अपनी सेनाओं में हाथी रखने में बहुत आसानी से हाथी उनको उपलब्ध होते थे, और उसने अपने दक्षिण में स्थित जंगलों से लगातार हाथियों को पकड़ा और उनको पालतू बनाकर अपनी सेनाओं में रखा, जिससे भी मगध की सेना की ताकत बढ़ी। जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, परमाणु अस्त्र जिसके पास हैं वो अधिक शक्तिशाली है, उस जमाने में प्राचीन काल में हाथी एक प्रकार का अणुबम ही था, क्योंकि हाथियों की बदौलत बड़े बड़े किलों को तोड़ना संभव था, और जिसकी वजह से उनकी सेनाएं, शत्रु जो लोग थे, वो हाथियों के सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाते थे, और हाथियों से विपक्षी राजाओं की सेनाओं को कुचलने में भी मदद मिलती थी, जिससे कि उनकी सेनाएं बहुत अधिक खूंखार हो गई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे मगध के समीपवर्ती सभी क्षेत्र मगध की प्रभुसत्ता में सम्मिलित होते चले गए, और मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में उदित हुआ। और मगध की इस बढ़ती हुई सैन्य शक्ति और सैन्य शक्ति में हाथियों के योगदान को यूनानी इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है। मैगस्थनीज भी लिखता है कि मगध के पास बड़ी संख्या में हाथी थे, जो उनकी शक्ति का आधार थे। इस प्रकार से भौगोलिक संसाधनों ने और उर्वरा गंगा की घाटी ने मगध को एक शक्ति के रूप में संगठित किया, और मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में उदित हुआ, जो आगे आने वाले 1000 वर्षों तक भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और गुप्तों के शासन तक मगध ही भारत की राजनीतिक धुरी बना रहा। 6ठी शताब्दी ईस्वी में मगध के भारत की राजनीति थानेश्वर की ओर खिसकी, और धीरे धीरे वह दिल्ली तक पहुंची। लेकिन 6ठी शताब्दी से पूर्व तक
मगध भारतीय राजनीति का केंद्र बना रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।